देखिए मेरी घर पे थोड़ा अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन कल आप लोग लाइव मार्केट में बैठेंगे और ट्रेड्स करेंगे, तो लगभग लगभग जितना समय मुझसे हो सकेगा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मैं काफ़ी अपने कंजस्टेड टाइम से, शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकाल के हर क्लास को थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि थोड़े से बेसिक्स क्लियर किए जा सकें। आप लोग बताइए। देखिए मैंने प्रीवियस क्लास में भी बॉलिंजर बैंड पे बात की हुई है। अगर आप लोग बॉलिंजर बैंड पे ही क्लास चाहते हैं तो मैं उसी पे डिस्कस करूँ, या फिर डेरिवेटिव के बेसिक्स पे। मैसेज कीजिए। डेरिवेटिव सर, कितने लोगों का डेरिवेटिव का बेसिक्स क्लियर नहीं है? बिल्कुल भी ज़ीरो से है या फिर जितना भी है, मैसेज कीजिए। इरफान जी आपका भी नहीं है सर? चलिए ठीक है। हाँ जी सर, वो उस दिन टाइम कब थे आप जिस दिन आपने डेरिवेटिव की क्लास की थी? ठीक है इसलिए ठीक है, क्लियर नहीं हुआ। चलिए ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डेरिवेटिव्स के बेसिक्स अगर आज क्लियर किए जाएं, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा ये पूरा वीक मैं डेरिवेटिव्स के ऊपर ही क्लासेस करूँ। दिक्कत पता है क्या हो जाती है, मैं डेरिवेटिव की क्लासेस बेसिक्स जब भी करता हूँ तो एक प्रॉब्लम सबसे पहले सामने आती है। वो पता है क्या है? आप लोग बेसिक्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मैं अगली क्लास करने के लिए सोचता भी हूँ ना, तो पहले सोचता हूँ कि कम से कम एक बार और रिपीट कर दिया जाए, जो भी प्रोसेस रहा, जो भी कॉन्सेप्ट रहे, एक बार कम से कम आप तक और पहुँचाया जाए। ये दिक्कत रहती है। तो कोशिश कीजिएगा। देखिए बिल्कुल आसान है, बेसिक्स को कैच करना इतना आसान है, और एक बार जिसके बेसिक्स क्लियर हो गए ना, फिर बाकी चीज़ें आप लोग खुद भी ले जाते हैं आगे चल के। चलिए बात करते हैं। जैसे ऑप्शंस पे ट्रेड करना है, ठीक है, फ्यूचर्स को ट्रेड करना है, तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स को ही क्यों ट्रेड करना है, यही बेस है। यही समझना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को ही क्यों ट्रेड करना है। कर लीजिए सर, सभी लोग एक साथ ज्वाइन कर लीजिए, बेहतर होगा। और ये फ्यूचर ऑप्शंस के जो भी जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, कॉल है, पुट है, आप जो भी बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आप क्या बाई सेल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यही तो है, यही तो समझना है। देखिए बैंक निफ्टी है या फिर निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 आपको पता है ना, जैसे निफ्टी 50 की मैं बात करूं तो आपको पता है कि टोटल 50 स्टॉक मिलाकर एक इंडेक्स तैयार किया गया है, ठीक है। टोटल 50 स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन है। वो जितना अप एंड डाउन होंगे मिलाकर उतना निफ्टी मूवमेंट करेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर दो जितना भी वेटेज आ रहा है, 50 स्टॉक हैं, सभी अप एंड डाउन होंगे, तो सभी का वेटेज होगा अपना एक। जैसे रिलायंस का एक अच्छा खासा वेटेज है, बैंक निफ्टी में अच्छे खासे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के वेटेज हैं। तो कुछ बड़ी कंपनियां होंगी, कुछ उससे छोटी होंगी, कुछ उससे छोटी होंगी। तो एक इंडेक्स को तैयार किया गया है, कैसे? कई सारी कंपनीज को मिलाकर एक जगह पर रखा गया एक इंडेक्स में, फिर एक इंडेक्स को तैयार किया गया, ठीक है। अब जैसे जो भी कंपनीज रखी गई हैं, जो भी लिस्टेड हैं एनएसई में, बीएसई से के थ्रू आके एनएसई में भी लिस्टेड हैं, बीएसई में भी लिस्टेड हैं, तो जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनको तो आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक, आप ट्रेड करना चाहें तो इक्विटी के शेयर्स इंट्राडे में भी ले सकते हैं। वहाँ पे आपके पास लेवरेज के लिए भी है कि अगर पैसा कम है तो 5x मार्जिन भी आपको मिल जाता है। एक समय तक डेरिवेटिव में भी मिलता था, अभी नहीं मिलता है। हेज का बेनिफिट मिलता है, अब लेवरेज नहीं रह गया है। तो जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको पता है कि स्टॉक को खरीदा बेचा जा सकता है, क्या इंडेक्स को खरीदा बेचा जा सकता है? नहीं। अगर मैं कहूं कि निफ्टी बैंक में आपको आज अंदाजा लगाना है कि प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा या नीचे की तरफ ट्रेड करेगा, अगर भाव ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ, ठीक है, तो आप कहेंगे, या फिर कंसोलिडेशन, जो भी आप सोच रहे हैं, आपका मानना है कि इन तीन कंडीशंस में से एक कंडीशन आ सकती है, आप कहते हैं कि अप साइड मूवमेंट होगा, और कोई दूसरा ट्रेडर कहता है कि डाउन साइड मूवमेंट होगा,
और तीसरा कहता है नहीं कंसोलिडेशन होगा। मैं कहूं कि जाइए बाजार में, जो भी आपने माइंड में सोचा है, अपसाइड मूवमेंट, डाउनसाइड मूवमेंट या कंसोलिडेशन, तीनों को अपने माइंडसेट से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, एग्जीक्यूशन तक ले जाइए कि बैंक निफ्टी को बाई कीजिए या सेल कीजिए या फिर हेज कर लीजिए। तो आप कहेंगे कि सर कोई इंडेक्स को कैसे ट्रेड कर सकता है, ये तो कॉम्बिनेशन है कई सारे स्टॉक्स को मिलाकर एक इंडेक्स को तैयार किया गया है, तो डायरेक्ट इंडेक्स को नहीं बाई कर सकते, तो फिर क्या बाई कर सकते हैं? अब अगर आपको बिड करना है क्या कि आज इंट्राडे पूरे दिन, आप 10 बजे सोच रहे हैं, मॉर्निंग 10 AM, आप सोचना है, आपका मानना है कि 1 बजे तक जो भाव है अभी 42,200 है और 1 बजे तक 42,400 होगा, 200 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। आपका मानना है कि 42,400 अगले 2 घंटे में भाव होगा, तो आप इंडेक्स को नहीं बाई कर सकते, मतलब अपने बनाए हुए प्लान को डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जो कि आप स्टॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि HDFC का भाव अभी 1500 है और कल के दिन 1550 होगा, तो आप डायरेक्ट जाके इक्विटी के शेयर्स बाई कर लेंगे और कल 1550 हुआ तो आप बेच देंगे। आपने जो सोचा वो हो गया, इंडेक्स में संभव नहीं है। और एक चीज बताइए, HDFC हुआ एक इंडिविजुअल स्टॉक है, ठीक है, एक इंडिविजुअल, एक ही स्टॉक है, लिक्विडिटी कितनी होगी? जो HDFC के पर्टिकुलर प्राइस में इंटरेस्टेड रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स होंगे या इंस्टीट्यूशंस होंगे, वही वहां पर आएंगे। और बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 या कोई भी इंडेक्स एक स्टॉक से कहीं बड़ा है, क्यों? वो कई सारे स्टॉक्स को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन है। तो अगर एक जगह HDFC बैंक भी है, ICICI भी है, SBI भी है, कोटक भी है, कई बड़ी बैंक्स एक साथ अगर आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है उनके कॉम्बिनेशन पे बहुत बड़ा पैसा लगता होगा और संभावना भी बनती है। जब HDFC बैंक का स्टॉक ट्रेडेबल है और इंडेक्स ट्रेडेबल ना हो, इसका मतलब है कि बाजार में जो पैसा आ सकता था, जितना पोटेंशियल है बाजार में पैसा आने का, उतना पैसा नहीं आ पाएगा। कारण क्या है? इंडेक्स को ट्रेड नहीं किया जा सकता। लिक्विडिटी कहां ज्यादा होगी? इंडेक्स में होनी चाहिए अगर पैसा आए तो, क्योंकि एक स्टॉक में पैसा नहीं लग रहा है, सभी स्टॉक के कॉम्बिनेशन पे पैसा लग रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को कैच किया यूरोपियन ट्रेडर्स ने, जो आप लोग कॉल एंड पुट एंड फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, जितने भी डेरिवेटिव ट्रेड कर सकते हैं, ये पूरा यूरोपियन सेगमेंट है। यूरोपियन सेगमेंट किस तरह से है वो समझ लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि रिटेलर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि अपनी तरफ कैसे आकर्षित किया जाए आम जनता को, और वो यहां आकर ट्रेड कर पाए, पैसा लगा पाए और बिल्कुल आसान कर दिया जाए। तो मैंने क्या कहा, अभी मैं आपसे कहूं और आपके पास कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस का विकल्प ना हो ट्रेड करने के लिए, और मैं आपसे कहूं निफ्टी बैंक में आपका मानना है कि प्राइस 2 घंटे बाद अपसाइड होगा और 200 पॉइंट का मूव होगा, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? इंडेक्स है, खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। उन्होंने इंडेक्स को ट्रेडेबल बनाया। कैसे ट्रेडेबल बनाया? उन्होंने इंडेक्स के जो भी प्राइजेस हैं, कोई भी इंडेक्स है उसके जो भी प्राइजेस हैं, उनके हर एक स्ट्राइक प्राइस के एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किए गए। देखिए, अब ध्यान से सुनते चलिएगा। हर एक इंडेक्स के हर एक स्ट्राइक प्राइस के जो डबल डिजिट पे आ रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट तैयार किए गए। जैसे अभी भाव चल रहा है 42,200, ठीक है। अब कोई ट्रेडर मान सकता है कि यहां से इंडेक्स बैंक निफ्टी 42,400 तक जाएगा, कोई कह सकता है कि नहीं 42,000 तक आएगा, 200 पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट होगा, और कोई मान सकता है कि ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे, एक जोन में 100 पॉइंट के रेंज में फंस जाएगा और 2-3 घंटे ट्रेड करेगा, क्लोजिंग इसी तरह कर देगा। तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। अब 42,200 का कॉल ऑप्शन भी उपलब्ध है और पुट ऑप्शन भी उपलब्ध है। मतलब अगर आपका कोई व्यू इंडेक्स को लेकर है, तो आप इंडेक्स के से हटकर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकते हैं। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कोई एक समझौता। समझौता होगा दो लोगों के बीच, ठीक है। समझौता कभी भी होगा तो दो लोग, आप अकेले क्या खुद से समझौता कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कम से कम 2 लोग चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे कॉल ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और पुट ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं हर एक स्ट्राइक प्राइस के। 4200 के भी हैं, 42,000 के भी हैं, ऊपर 42,500, 43,000, नीचे 41,000, और सभी के कॉल एंड पुट आपके पास उपलब्ध हैं, ट्रेड कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट आप फ्यूचर को लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक का फ्यूचर है, निफ्टी का फ्यूचर कहता क्या है? वो कहता है कि आप डायरेक्ट इंडेक्स को तो नहीं खरीद सकते, लेकिन उसके फ्यूचर को खरीद सकते हैं। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भविष्य में भाव क्या होने की संभावना है। अगर आप फ्यूचर को लॉन्ग कर रहे हैं, खरीद कर रख रहे हैं, आपका मानना है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आज 42,218, हालांकि इससे ज़्यादा ही प्राइस होगा, फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्रीमियम्स रहे होंगे, मान लेते हैं 42,400 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, कहीं 180-90 पॉइंट्स के आसपास प्रीमियम होना चाहिए। अगर ये प्रीमियम है, आप फ्यूचर को लॉन्ग कर रहे हैं, तो आपका मानना है कि इंडेक्स का भाव आने वाली एक्सपायरी तक, देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी समझौता हो, उसकी कोई ना कोई एक्सपायरी होगी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया हो किसी को भी लेकर, जैसे मेजर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको बताऊं थोड़ा एग्जांपल। ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं अभी तक की कि कोई भी अगर आपको इंडेक्स को ट्रेड करना है, निफ्टी 50 को ट्रेड करना है, निफ्टी फाइनेंस को ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी को, तीन ही कॉन्ट्रैक्ट, तीन ही ऐसी इंडेक्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास उपलब्ध हैं और हम ट्रेड कर सकते हैं, और किसी इंडेक्स को नहीं कर सकते हैं। 20 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ट्रेड किया जा सकता है, वो आप खरीद के रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ तीन ही जगह अभी उपलब्ध है। अब ये समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं जिन पे हमको बात को पहले से ध्यान रखकर या फिर नोट करके भी रखने की जरूरत है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। तो जैसे आप लीज पर कई सारी चीजें उपलब्ध करते हैं, लीज पर मतलब किराए पर समझ सकते हैं कि लीज पर, जैसे मेरी मार्केट्स हैं तो वहाँ पर शॉप्स कई सारी हैं, तो लीज पर पहले से कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आपकी दुकान है, वो कुछ पैसा देकर जाएगा, वो प्रीमियम अमाउंट है। तो इसको बहुत धीरे से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पैसा लेकर, कोई भी पैसा किसी को देकर कि उसकी चीज़ को उपलब्ध करना और फिर उसका पैसा चुकाना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही किया जाता है। जैसे आपका ज़मीन है, आप रखना चाहते हैं, है ना, तो एक शर्तिया बैनामा होता है, आपके पैसे की ज़रूरत है, आप शर्तिया बैनामा करा सकते हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे किया जाएगा, चलिए उस कंडीशन को थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू, जो मैं हमेशा ही समझाने की कोशिश करता हूँ, वहीं से चलते हैं। जैसे एक किसान है गांव में और वो कोशिश कर रहा है कि घर में बेटी की शादी है सर, तो वो कोशिश कर रहा है, पैसा नहीं है घर में, वो चाहता है कि उसको पैसा मिल जाए। तो उसी गांव में कोई एक बड़ा व्यापारी या कोई, मान लेते हैं कि जमींदार है और आज उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास 10 बीघा जमीन है सर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, व्यापारी के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि अगर आप मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए 5 लाख का एक कर्ज दे सकें तो मेरी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और साथ ही मैं इस 5 लाख पर आप जो भी ब्याज तय करें, मूलधन पर जो भी इंटरेस्ट आप बताएं, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। सबसे पहली बात इसके मन में क्या आने वाली है बताइए, कि चलिए बड़ा अमाउंट तो ये पे करेगा, ये तो ले जाएगा ना, किसान तो ले जाएगा, जमींदार पैसा पे करेगा। तो उसके पास दो चीजें आने वाली हैं मन में। सबसे पहले क्या, अगर ये 5 लाख किसान मांग रहा है तो इसकी सिक्योरिटी, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो वो तय करेगा वो उतना होना चाहिए कि कम से कम बैंक के आए हुए इंटरेस्ट रेट या एफडी के इंटरेस्ट रेट को डिफीट करे। तो वो क्या कहेगा, अभी 2-2.5% का तो चलता ही है साहब, अगर आप किसी को ब्याज देना भी चाहते हैं पैसा, तो अगर ठीक ठाक कम पैसा दे रहे हैं या ज़्यादा भी दे रहे हैं तो 2-2.5 तो मिनिमम है कि आप ले लेंगे मंथली। तो मान लेते हैं कि 4% का ब्याज दर जमींदार, हालांकि गांव में काफ़ी पैसा वसूल किया जाता है ब्याज के नाम पर, तो मान लेते हैं कि 4% महीने का, एनम नहीं, मंथली पे करने के लिए कहता है, 4% इंटरेस्ट रेट, कि 5 लाख रुपया ले जाइए, 4%, 4% आपको महीने का ब्याज चुकाना होगा। और ये बताइए, किसान से वो पूछेगा कि ये बताइए आप ये पैसा कब तक चुका देंगे, मेरा 4% ब्याज तो है ही महीने का, आप पैसा कब तक चुका देंगे। वो कहेगा साहब आज से 5 साल रख लीजिए, तो 5 साल में जो भी मेरी 10 बीघा खेती का फसल होगा, धीरे धीरे करके आपका पूरा पैसा मैं चुकाने की कोशिश करूंगा, ये उसका कहना होगा। तो वो कहेगा आज की तारीख से लेकर 5 साल आगे की जो तारीख है, चलिए एक हलफनामा लाइए और उसमें लिखते हैं ये सारी चीज़ें,
और वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या कि आने वाली 5 साल बाद की जो तारीख होगी वो पड़ी होगी और लिखा होगा कि इन्होंने वादा किया है कि मेरा पैसा इस डेट को, ये ड्यू डेट होगी कि इसको ये चुका देंगे, और 4% ब्याज दर तय की गई है। अगर ये किसान चुकाने में असमर्थ रहा तो व्यापारी अपने पैसे की सिक्योरिटी के लिए एक शर्त और रखेगा क्या, अगर नहीं चुका पाए तो इनकी 10 बीघे जमीन में जितने भी जमीन की कीमत 5 लाख रुपया होगी उतनी जमीन ये मुझे अदा करेंगे। अगर व्यापारी इस शर्त पे तैयार हुआ, क्यों सबसे बड़ी शर्त क्या होनी चाहिए, पैसे की सेफ्टी। 5 लाख रुपया जो दिया जा रहा है, ब्याज तो आएगा लेकिन ये पैसा मूलधन लौट के आएगा कि नहीं, उसकी सिक्योरिटी पहले चाहते हैं। ठीक है, तो किसान सोचेगा कि चलिए ठीक है, आज कह रहा है और मैं तो दे ही दूंगा, अगर वो ईमानदार है तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार कराएगा। अब यहां देखिए समझने वाली चीजें क्या है, समझिएगा ध्यान से। सेलर और बायर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं सिर्फ। यहां पे जमींदार है सेलर और किसान है बायर। क्यों ऐसा कह रहा हूं बताइए। आपको शुरुआती देखने में लगेगा कि पैसा तो जमींदार पे कर रहा है, 5 लाख रुपया ले जाएगा किसान साहब, तो फायदे में तो किसान दिखता है ना, 5 लाख रुपया किसान ले जा रहा है। अब आप एक बात बताइए, 4% इंटरेस्ट रेट मंथली पर एनम कितना हुआ, 12 इंटू 4, 48%, 48% सालाना ब्याज चुकाना होगा इस किसान को, 48%। और अगर 5 साल की बात कर रहा है तो सोचिए 2 साल में 96, लगभग मान लेते हैं डबल, 5 लाख तो 2 साल में पे करेगा इंटरेस्ट, और अगले 2 साल में 5 लाख, और 1 साल का और 2.5 लाख। अगर पूरा लगभग माने तो 6.5 लाख के आसपास इंटरेस्ट पे करेगा ये। लेकिन ये पैसा जाएगा, एक टेन्योर है ना, एक समय दिया गया है 5 ईयर्स। तो आपको देखने में लगेगा कि पैसा पे कर रहा है जमींदार, फायदे में किसान, लेकिन किसान फायदे में नहीं है। फायदे में कौन है, जमींदार फायदे में है। किसान को इंटरेस्ट पे करना है। किसान जब पैसा लेकर जा रहा होगा वो सोचेगा वही सबसे ज्यादा धनवान है, वही पैसा लेकर आया है, वही बहुत ज्यादा फायदे में है। नहीं, अब वो एक कर्ज के तले दबा हुआ है और वो समझ ही नहीं रहा है जितना मूलधन लिया गया है उसका 2.5 गुना उसको पे करना है अगले 5 साल में। इसी वजह से स्मार्ट कौन हुआ यहां पर, जमींदार। इसीलिए तो वो जमींदार है सर, समझदार है। जमींदार है मतलब समझदार है। किसान किस वजह से है, वो इस मूलधन को ज्यादा समझ रहा है और इस इंटरेस्ट रेट की वैल्यू नहीं समझ रहा है। पूरा बाजार इसी तरह से आपके लिए डिजाइन किया गया है, पूरा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। देखिए, ऑप्शन बायर को ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा सम्मोहित करती है, लुभावनी लगती है। आपको लगेगा कि आज ही पैसा डबल हो जाएगा तो क्यों ना खरीद लिया जाए। ठीक है, अगर आप सोचते हैं, ये पूरी कहानी को याद रखिएगा, ये एग्जांपल पूरे डेरिवेटिव्स का सार है सर। अगर आप सोचते हैं कि आज भाव 43,500 तक जाने वाला है तो आपको लगता है क्यों ना ऑप्शन बाइंग कर ली जाए। वहां पे आप एक चीज बिल्कुल पूरी तरह से नकार देते हैं, वो ये है कि आपके गलत होने की संभावना। क्या नकार देते हैं, आपके गलत होने की संभावना, कि आप गलत भी हो सकते हैं। अब समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में जब आपने अभी जमींदार और किसान की बात की तो वहां पे आपने क्या देखा, जमींदार है सेलर, किसान है बायर, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक हलफनामा बनाया गया, एक पेपर लाया गया, उस पर सारी चीजें यहां पे नोट डाउन की गई। ये खरीद कौन रहा है, शर्तें फेवर में किसके हैं, जमींदार के, और लिखी किसके अगेंस्ट गई हैं, किसान के। क्यों, अगर पैसा नहीं कमा पाया, नहीं चुका पाया, तो जमींदार तो वसूल कर लेगा। कॉन्ट्रैक्ट पहले से तय है कि कुछ नहीं, आप जमीन देकर जाएंगे सर। और अगर नहीं चुका दिया है फिर भी ये घाटे में है। क्यों, 2.5 गुना कम से कम जितना मूलधन लेके जा रहा है उससे 2.5 गुना ज्यादा पैसा ये वापस करेगा। अगर 5 साल में मुझसे कोई कहे ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पे आपका पैसा 2.5x हो जाएगा, तो कौन नहीं तैयार है आज के समय में ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बताइए। ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट का एक डेड डेट है। डेड डेट है वो क्या है, 5 साल के बाद जो भी तारीख आज के समय से जोड़ी जाए, जो आ रही होगी, वो डेड डेट है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो सेलर है, एक बायर है, और कॉन्ट्रैक्ट में सेलर के फेवर में लिखी गई कुछ शर्तें हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी भी है। क्या कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी भी है। अब जब आप एक चीज और गौर कीजिएगा, जब भी ब्याज पर पैसा अदा किया जाता है ना, तो पहले महीने का ब्याज काट लिया जाता है। जो 4% इंटरेस्ट रेट है, अगर वो 5 लाख देगा तो 4% पहले महीने का, क्योंकि ब्याज एडवांस लिया जाता है सर।
तो पहले महीने का 4% पहले ही चुका लिया जाएगा। तो ये क्या है? ये है प्रीमियम जो हर महीने सेलर रिसीव करेगा। हर महीने 4% उसके पास अदायगी आनी ही आनी है तय। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर पैसा उधार लेने के अपोजिशन वाला बना रहा है और जो उधार दे रहा है वो बना रहा है, तो वो सारी शर्तें अपने फेवर में लिखेगा और जिससे उसको बहुत ज्यादा आसानी महसूस हो, कुछ इस तरह से डिजाइन की जाएंगी। उसी तरह से मैंने क्या कहा शुरुआत में, बताइए कि ये जो यूरोपियन सेगमेंट है, यूरोपियन ट्रेडर्स को, आम जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लाया गया। कैसे? जब एक पर्टिकुलर स्टॉक में इतना लिक्विडिटी हो सकता है, तो एक कॉम्बिनेशन जब बनाया गया निफ्टी और बैंक निफ्टी और ऐसे ही यूरोपियन के कई सारे इंडेक्स का, तो उनको समझ आया कि इतने सारे स्टॉक्स जब एक साथ रखे जाएं तो यहां तो बहुत पैसा आ सकता है। तो उतना पैसा एक साथ लाने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाए। क्या आप इंडेक्स तो नहीं बाई कर सकते हैं, इंडेक्स के कुछ कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हैं। तो उन्होंने इंडेक्स के हर एक स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए ट्रेड करने के लिए खोल दिए। जैसे उन्होंने कहा कि 42,200 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, इसकी हर एक्सपायरी के पास आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं। जैसे एक एक्सपायरी 12 जनवरी है, दूसरी 19 जैन है, तीसरी 25 जैन, ये मंथली एक्सपायरी, ठीक है। हर एक एक्सपायरी अगले 6 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट आपके पास उपलब्ध हैं जो आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या गया है, देखिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो आप क्लिक करेंगे तो क्या लिख कर आएगा? सेल एंड बाई। दो ही ऑप्शन आते हैं ना, सेल एंड बाई। मतलब दो कंपोनेंट जो चाहिए थे, एक जमींदार और किसान वाले, उसमें सेलर और बायर, यही तो हुआ ना। 5 लाख जो पैसा पे कर रहा है वो है इस कॉन्ट्रैक्ट का सेलर, और जो 5 लाख पैसा रिसीव कर रहा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का बायर। इसी तरह जब आप यहां पर, मैं आपसे कहूं कि आपको लगता है ना, ये क्या है, ये 42,000 का पुट ऑप्शन है, ठीक है। और अभी मैं इंडेक्स को देख रहा हूं और मेरा मानना है, अब ध्यान से सुनिएगा, आप पूरी तरह से रिलेट कर जाएंगे। मेरा मानना है कि आज के समय, आने वाले 1 या 2 घंटे में, या फिर शाम तक क्लोजिंग के वक्त तक, अगर मॉर्निंग का 10 बजे का समय हो रहा है तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि 1:30-2 बजे तक या 2:30 बजे तक बाजार गिर के 41,500 आएगा, ठीक है। अब मैं इंडेक्स को नहीं ट्रेड कर सकता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाके उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकता हूं, ठीक है। क्या कर सकता हूं? किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाके उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकता हूं। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? एक 42,200 के पुट ऑप्शन सेलर, 42,100 के पुट ऑप्शन सेलर, 42,000 के पुट ऑप्शन सेलर, 41,900 के पुट ऑप्शन सेलर, 41,800 के पुट ऑप्शन सेलर, 41,700 के, 600 के, 500 के, और ऊपर के भी आप स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सेलर जो हैं वो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठे हैं। अगर आपका कोई भी प्रेडिक्शन है तो आप बाई कीजिए। अगर आपका मानना है कि यहां से भाव ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसी तरह से 42,200 का कॉल ऑप्शन, 300 का, 400 का, 500 का, 600 का, 800 का, 43,000, 43,500, 44,000, 45,000 तक के कॉल ऑप्शंस आपके लिए ओपन रखे गए हैं कि अगर आपका कुछ भी मानना है कि अपसाइड मूवमेंट होगा तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप बाइस कर सकते हैं। अब समझिएगा, आप बायर हुए ना, और सेलर सेल कर रहा है। आपने जमींदार और किसान के पूरे एग्जाम्पल में एक चीज नोटिस की कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है सेलर के पक्ष में लिखा जाता है। दूसरी बात क्या नोटिस की थी? किसान ब्याज अदायगी करता है, मूलधन तो सेलर का होता है, जमींदार का होता है, और वो ब्याज ले कौन जाता है? सेलर ले जाता है, ठीक है। आप समझिए, अगर मेरा मानना है कि कल के दिन बाजार गिर के 41,500 आ जाएगा या 41,700 आ जाएगा, तो मैं सबसे बेहतर काम क्या कर सकता हूं? देखिए, 3 तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी और आउट द मनी। एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी, इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जहां पे निफ्टी स्पॉट, हालांकि इसको फ्यूचर से रिलेट करके बताते हैं ट्रेडर्स, और सही भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम आपके लिए कंफ्यूजन इस बाजार में रखा जाए, तो आप हमेशा स्पॉट प्राइस से ही रिलेट करने की कोशिश कर लीजिए कि अगर 42,200 बाजार है और इसी 42,200 का कॉल एंड पुट, ये है एट द मनी, कि जहां पर बाजार चल रहा है, जहां तक बाजार में पैसा पड़ा है, वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गए, कॉल एंड पुट, ठीक है।
कॉल एंड पुट, ये दोनों सी एंड पी दोनों, ठीक है। अब अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि भाव ऊपर जाएगा, तो कॉल ऑप्शन के लिए ऊपर का पैसा कैसा है, आउट द मनी। तो 42,200 के ऊपर के 300, 400, 500, 600, 700, 800, 40,000 तक के सी कॉल ऑप्शन क्या है, आउट द मनी, ओटीएम है। उसी तरह पुट ऑप्शन के लिए नीचे की तरफ आप देखते हैं, शॉर्ट किस लिए, पुट ऑप्शन किस लिए बाई करते हैं, शॉर्ट करने के लिए, बाजार को कहीं नीचे गिराने के लिए। तो पुट ऑप्शन 42,200 से नीचे 100, 42,000, 41,900, 800, ये सारे पुट ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन आउट द मनी है। कॉल ऑप्शन ऊपर के आउट द मनी होते हैं स्पॉट प्राइस से, और पुट ऑप्शन नीचे के जितने भी होते हैं वो आउट द मनी होते हैं स्पॉट प्राइस से, ठीक है। एट द मनी कौन सा है, जहां अभी स्पॉट प्राइस है, जैसे अभी स्पॉट प्राइस 42,218 है, तो नियरेस्ट क्या है 42,200 का कॉल एंड पुट, ये एट द मनी है। इन द मनी क्या है, बिल्कुल अपोजिट कर लीजिए। अब इसके नीचे के एट द मनी के नीचे के कॉल ऑप्शन इन द मनी है, एट द मनी के ऊपर के पुट ऑप्शन इन द मनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, क्लियर हो गया होगा। अब मेरा मानना है कि भाव नीचे आने को है और मैं आपसे कहूं कि चलिए बिड करिए, इंडेक्स का चार्ट देखा है और आपको लगता है कि भाव गिरने वाला है 41,500, तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके माइंड में एक चीज तो अभी कैरी कर लीजिए, अगर बाई करना है तो एट द मनी करना है, आउट द मनी नहीं करना है। कारण समझा देता हूं, चलिए। अगर आपसे मैं कहूं कि भाव गिरने वाला है तो आपको लगेगा कि एट द मनी का प्रीमियम लगता है ये 42,188, अभी इस पर क्लिक कीजिए तो ये बता देगा 289 रुपया। मतलब अगर आपको लगता है कि भाव गिरने वाला है तो 290 रुपया आपसे 0.25 का गुणा करेंगे तब आपके पास आएगा लगभग 7500 का अमाउंट है जो ये मांगेगा आपको बिड करने के लिए। क्या कि नीचे की तरफ भाव अगर जाने वाला है तो आप इस पर्टिकुलर 42,200 के पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं, जिसका एक्सपायरी है 12 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाएगा। अब बात वहीं आ गई, क्या अगर आप बायर हैं और इंडेक्स आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में आप उस कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है, बायर है, तो सेलर कोई और है। और अगर आप बायर हैं तो ये बात तो तय हो गई उस एग्जाम्पल से कि शर्तें आपके फेवर में नहीं लिखी गई हैं, तो फिर किसके फेवर में लिखी गई, तो शर्तें लिखी गई हैं सेलर के फेवर में। देखिए, आपको लगता है कि इसको चलिए अभी अभी हम बाई करें और अभी अगर ये तुरंत ही नीचे आ गया तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ ये ऊपर की तरफ जाएगा, प्रीमियम बढ़ेंगे तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन क्या इतना आसान है, नहीं। कैसे समझते हैं, यहां पर भी इस कॉन्ट्रैक्ट का एक सेलर होगा और एक बायर होगा, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, एक सेलर होगा, एक बायर होगा। और अब जो भी हम सेलर और बायर की कंडीशन को समझने जा रहे हैं ये एक आइडियल कंडीशन होगी। मतलब एक्सपायरी कब है, 12 जनवरी, ठीक है। बीच के टर्म की बात नहीं करूंगा, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। एक्सपायरी है 12 जन और 3/22 को 3:22 को 3:22 PM को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाते हैं। फिर आपके प्रीमियम जो भी अप एंड डाउन होंगे वो आपके डीमेट में क्रेडिट या डेबिट नहीं होगा। तो 3:22 पे 12 जनवरी को जो सिचुएशन होगी उस प्राइस की मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। आपको लगता है कि भाव गिरने वाला है तो आपने सोचा कि 42,200 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया जाए और 290 का मिल रहा है, अगर 500 पॉइंट का मूवमेंट हुआ तो ये तो डबल हो जाना है, तो मेरा पैसा 2 गुना। बायर ने ये सोचा है, सेलर क्या सोच रहा है, और इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। यही एक हलफनामा इसका भी है, जैसा वहां पे जमींदार और किसान का था इसका भी है। यहाँ भी सारी चीजें नोट डाउन है, क्या क्या है देख लेते हैं, चलिए समझते हैं। अगर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया सर, 5 मिनट और दे पाऊंगा मुझे लगता है, तो कल की क्लास में इन चीज़ों को और मैं आगे अच्छे से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया है, सेलर ने लिखा है क्या कि अगर आने वाली एक्सपायरी, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे आपको दिखता क्या है, NSE का कोड दिखता है, उसके बाद दिखता है बैंक निफ्टी 12 जन 42,200 पुट और फिर उसका प्रीमियम एक लिखा हुआ। तो इसको मैं कोड कर रहा हूं और इसको एक पूरे डेफिनेशन की तरह लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम इसको कोड करके बड़ा करके लिख दिया जाए और आप समझ पाएं कि ये लिखा क्या है। तो यहां लिखा है कि आने वाली एक्सपायरी 12 जनवरी को अगर बैंक निफ्टी का भाव 42,200 के नीचे ट्रेड करता है, क्या कह रहा है सेलर,
सारी शर्तें यहाँ किसके फेवर में लिखी गई होंगे? सेलर के फेवर में और बायर के अगेंस्ट। लेकिन सारी चीजें बायर के अगेंस्ट नहीं है सर। वहां किसान का कम से कम काम चल रहा है ना, उसकी बेटी का ब्याह है सर, पैसा मिल रहा है, छोटी बात है क्या? ठीक है, तो यहां भी बायर वही पैसा कमाएगा किसी एक कंडीशन में, वो समझेंगे आगे चल के। सेलर कह रहा है बायर से कि आने वाली एक्सपायरी 12 जन तक अगर बैंक निफ्टी का भाव 42,200 का पुट ऑफ बाई कर रहे हैं ना, 42,200 के नीचे ट्रेड किया तो पर पॉइंट का 1 पॉइंट प्रॉफिट आपको देगा। कब? 12 जन को 3:22 पे जो भाव होगा, पर पॉइंट का 1 पॉइंट प्रॉफिट देगा। मतलब अगर भाव 42,000 हुआ ना, तो वो कह रहा है आपको 200 पॉइंट प्रॉफिट के रूप में देगा। 25 का लॉट है तो 5,000 रुपया हो गया सब, ठीक है। 5,000 रुपया आपको ये देगा। कौन? सेलर बायर को। फिर क्या कहता है? फिर कहता है कि अगर भाव 41,500 हुआ तो 700 पॉइंट प्रॉफिट देगा। अगर 41,000 हुआ ना सर, तो 1,200 पॉइंट प्रॉफिट देगा। ये सेलर का कहना है बायर से। कितना अट्रैक्टिव है, कितना आपको अपनी तरफ खींच रहा है, कितना लुभावना कॉन्ट्रैक्ट लगता है। लेकिन और इसी बात का सेलर पैसा पे करता है। सेलर जब आप देखते हैं ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के लिए जहां पे 289 रुपया ये देना है आपको, ठीक है, तो हो गया 7,000 रुपया देना है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने का सेलर 1.25 लाख देगा। क्यों? वो पहले से वादा कर रहा है कि 42,200 के नीचे, जितना नीचे क्लोज, पुट ऑप्शन है ना, तो नीचे के लिए बाई कर रहे होंगे। अब बिड क्या कर रहे हो कि बाजार गिरेगा और 42,200 के नीचे क्लोज करेगा 12 जनवरी को 3/22 को। ये आपका बिड करना हुआ अगर आप 42,200 का पुट बायर हैं तो। और सेलर क्या कह रहा है? सेलर कह रहा है अगर आप ऐसा मानते हैं तो चलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को बाई कीजिए और मैं आपको पैसा पे करूंगा। ये कोई आपको एनएसई बीएसई पैसा पे करने नहीं आ रहे ना, सेबी की तरफ से कोई पैसा पे करने आ रहा है। एक रिटेलर ही दूसरे को रिटेलर को पैसा पे करेगा। ये एक होलसम गेम है सर, कि एक हारेगा तो ही दूसरा जीतेगा। अगर एक नहीं हारेगा तो दूसरे के जीतने की संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई क्या, कि सेलर ने क्या कहा बायर से कि 42,200 के नीचे आपका मानना है क्लोज करेगा 12 जनवरी को, तो इसको बाई कीजिए। मैं 1.25 लाख रुपया दे रहा हूं इसके लिए। 1.25 लाख रुपए का मतलब यह है कि अगर आप पूरी तरह सही हुए, यहां से इतना बाजार गिरा दीजिए कि मेरा ये 1.25 लाख आप जीरो करा सकते हैं। मैं इतना पैसा पे कर रहा हूं, मतलब 2500, 100 पॉइंट गिरने पे 2,500 रुपया मिलता है। इस तरह से अगर आप 700 पॉइंट गिराएं, 800 पॉइंट गिराएं, 1,000 पॉइंट तक गिराएं, पूरा पैसा सेलर आपको पे करे। इतना पैसा पे कर रहा है सेलर। और वो कहता है कि आज से लेकर 42,200 के नीचे क्लोज होने तक, आज डेट क्या है सर? 8 तारीख है, कल मार्केट ओपन होगा, 9 तारीख है, 12 को एक्सपायरी है, 4 ट्रेडिंग सेशन दे रहा है, 4 दिन बाजार खुलेगा और सेलर आपको समय दे रहा है कि 42,200 के नीचे क्लोज कराइए आप, और जितना नीचे क्लोज उतना पैसा मैं आपको पे करूंगा, ऐसा सेलर का कहना है। लेकिन 4 दिन का समय दे रहा है ना, जो आपको ये 4 दिन का मोहलत दे रहा है, जैसे जमींदार किसान को समय दे रहा था 5 साल का, तो जो भी मोहलत दे रहा था हर महीने का 4% ब्याज वसूल रहा था। इसी तरह से ये तो कॉन्ट्रैक्ट सेलर पूरी तरह से अपना जितना भी 1.25 लाख रुपया है पूरा रिस्क पर लगाकर बैठा है और कह रहा है आप गिराइए मैं आपको पे करूंगा। चलिए, अब बायर है ना, अगर आप कॉल ऑप्शन बायर हैं 42,200 का सी बाई कर लीजिए, तो ऊपर जितना जाएगा उतना मैं पैसा पे करूंगा। जो भी स्ट्राइक प्राइस बाई कर रहे हैं उसके ऊपर और नीचे जितना भी क्लोज करेगा उतना पैसा सेलर बायर को पे करता है। तो वो कहता है 4 दिन मैं आपको दे रहा हूं और मैंने आपको एक लग्जरी भी दी है कि जितना नीचे आप क्लोज कराएंगे उतना मुनाफा आपको देने को तैयार हूं। तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वही बात आ गई, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट तो सेलर कहता है बायर से इस कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपसे कुछ प्रीमियम वसूलूंगा। क्यों? 4 दिन का समय दे रहा हूं ना, अपना पैसा भी रिस्क पे लगा रहा हूं और 4 दिन का समय भी दे रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट वो इंटरेस्ट है ये 289 रुपया। मतलब सेलर कहता है ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसने लिख दिया कि 12 जनवरी को एक्सपायरी है, 42,200 के नीचे जितना क्लोज करेगा उतना पैसा दूंगा। 1.25 लाख रुपया मैंने पहले एनएसई को पे कर दिया है, वो ले जाए और जब आपको प्रॉफिट हो तो इसी में से निकाल के आपको दे। और उसके बाद वो कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप बाई करना चाहते हैं, अगर आप बायर बनना चाहते हैं और आपका मानना है कि बाजार 42,200 के नीचे क्लोज करेगा, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक ओपन ऑफर है।
ओपन मार्केट में आपके लिए ओपन ऑफर है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कहता है कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर सेल करना है तो ये जो 1.25 रुपया मैं 4 दिन के लिए रिस्क पे लगा रहा हूं ना, इतने बड़े रिस्क पे मुझे 289.45 पॉइंट इतना प्रीमियम मुझे पे कीजिए। मतलब आप 7,000 रुपए जो एज अ बायर पे कर रहे हैं ना, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट, आप बायर हैं, आप ये प्रीमियम पे कर रहे हैं, इस 1.25 रुपए का ब्याज है, ये इंटरेस्ट है सेलर के लिए। अगर 42,200 के एक पॉइंट भी ऊपर भाव क्लोज हुआ 12 जनवरी को 3/22 पर, तो ये 289 रुपया शून्य हो जाना है, 0.05 रह जाएगा, 5 पैसा इसका वैल्यू रह जाएगा, 289 रुपया 40 पैसा बाहर आ जाएगा, लोअर सर्किट लग जाएगा इस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन में, इस स्ट्राइक प्राइस में। और ये 289 रुपया 40 पैसा ले कौन जाएगा? इस कॉन्ट्रैक्ट का सेलर। उसने 4 दिन के लिए आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और कॉन्ट्रैक्ट अगर नीचे क्लोज नहीं करता है 42,200 के, तो धीरे धीरे ये प्रीमियम गिरता जाएगा। 4 दिन में जीरो होना है। मान लेते हैं कि कल के दिन बाजार का भाव 42,500 हो जाए, तो ये 289 का प्रीमियम 200 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। क्यों? अब 300 पॉइंट दूर है। जो एट द मनी का कॉल है, ये आउट द मनी हो गया है। अब समझने की बात क्या है यहां पे बताएं। सेलर ने आपसे क्या कहा? सेलर ने कहा 289 रुपया आपसे प्रीमियम मैं रिसीव करूंगा। सिर्फ 5 मिनट और ले रहा हूं, इसके बाद शायद ही मैं आपसे समझ दे पाऊं। 1-2 बार कॉल आ चुका है। 289 रुपया उसने आपसे वसूल लिया, और कह क्या रहा था? कह रहा था 42,200 के जितना नीचे क्लोज उतना पैसा आपको देगा वो, ये उसका कहना था आपसे। और ये बाद में बताया उसने कि 289 रुपया मुझे प्रीमियम पे कीजिए। इसका मतलब पता है क्या हुआ? सेलर 42,200 के नीचे आपको प्रॉफिट करने का वादा तो कर गया है, लेकिन उसके बदले आपसे 289 लगभग 300 रुपया अगर मान लें पहले ही वसूल कर ले गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सपायरी हुई नीचे आके 41,900 पर बैंक निफ्टी, तो 300 पॉइंट इसमें प्रीमियम होगा, क्योंकि उसने वादा किया है आपसे क्या कि 42,200 के नीचे जितना क्लोज उतना पैसा आपको वो पे करेगा। लेकिन उसने आपसे 289 रुपया पहले ही वसूल लिया था। 289 पॉइंट पहले ही वसूल लिए थे, लगभग 300 मान के चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 41,900 पे एक्सपायरी हुआ 300 पॉइंट नीचे, तो 42,200 की पुट में एक्सपायरी को प्रीमियम कितना होगा? 300, और 289 पहले ही ले लिया। मतलब आप टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा आपका, नेट प्रॉफिट, वो होगा 11 रुपीज, 11 रुपया, 10 रुपया आप कमा के जाएंगे। इतना स्मार्ट है सेलर कि उसने आपसे वादा भी किया पैसा देने का, और थोड़ी बहुत गिरावट, 300 पॉइंट की गिरावट भी उसी के फेवर में है। वो सिर्फ 10 रुपए का लॉस लेगा 300 पॉइंट नीचे क्लोजिंग पे। अब इसी चीज को सेलर बहुत स्मार्टली यूज करता है। जैसे यहां पे मैं एट द मनी सेल करने की बात कर रहा था, ठीक है? इसी तरह के कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे 43,600 का भी उपलब्ध है, नीचे 41,000 और 41,500 के भी कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध हैं। अब वो आउट द मनी है। कॉल ऑप्शन ऊपर के लिए, पुट ऑप्शन नीचे के लिए, आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। अब कई तरह के नई ट्रेडर जो बाजार में आते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं 289 रुपया प्रीमियम क्यों करूं। वो सोचते हैं कि 41,500 का जो ऑप्शन है वो 20 रुपए में मिल रहा है, मतलब 500 रुपया दे के मैं कोई बिड कर पा रहा हूं। तो वो सोचेंगे 5,000 में मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लूंगा। अब वो जानते ही नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या। यहां पे सेलर आपसे कह रहा है कि एक्सपायरी 41,500 के नीचे होनी चाहिए। अगर आप 43,600 का कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो आप सेलर बन जाएं, तो आप बायर से कहेंगे क्या कि एक्सपायरी 43,600 के जितना ऊपर उतना पैसा दूंगा, 41,500 के जितना नीचे उतना पैसा दूंगा। अब बताइए, आप 20-30 रुपया प्रीमियम भी उससे वसूल कर ले रहे हैं 1.25 रुपया देकर, और हैज बाई कर लें तो 40-45 हज़ार लेता है साहब। उसी के साथ अब बाजार यहां से चल के जाए 42,100 से कहां 43,600 तक, पहले ही ये 1,400 पॉइंट का मूवमेंट करे, और फिर उसके बाद ऊपर निकल के जाए। फिर आपने जो प्रीमियम रिसीव किया हो 30-35 पॉइंट, तो 635 तक चल के जाए, फिर उसके बाद कहीं आपको लॉस लगेगा। मतलब 1400-1450 पॉइंट तक एक सेलर कोई लॉस ही नहीं है अगर वो छोटा अमाउंट कमाने का सोच रहा है। बात समझ आ रही है? तो सेलर एक स्मार्ट मूव है। किस वजह से?
कि अगर आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे जाते हैं, जमींदार मात्र 4% ही तो मांग रहा था महीने का, वो जानता है सालाना 48 हो जाता है, ये 48, मतलब कैपिटल आधा बढ़ जाता है अगर साल का, अगर सिर्फ 4% आप महीने कमाने का सोचें। और अगर आप 20, 25, 30, 40, 50 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से शॉर्ट करना जानते हैं, आप ये समझ जाते हैं, आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि अभी 1 घंटे बाद बाजार कहाँ पे होगा, लेकिन कम से कम अगर आप ये बाजार में प्रेडिक्ट कर पाए ना कि आने वाले 5 दिन में कम से कम नीचे 2000 पॉइंट की गिरावट नहीं होगी या 1500 पॉइंट की गिरावट नहीं होगी, तो आप 1500 पॉइंट नीचे के पुट ऑप्शन शॉर्ट करके बैठिए, जो 20, 25, 40 रुपए प्रीमियम है, और 5-6 रुपए का हैज बाई कर लीजिए, तो 14-15 रुपए प्रीमियम जो बच जाता है ना, ये 1500 पॉइंट गिरावट के बाद भी आपके फेवर में ये क्लोज करेगा, बस इसके और नीचे नहीं जाना चाहिए। ये प्रॉफिट लगभग प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे 85% से ज़्यादा है। मतलब आप 40,000 या 45,000 लगाकर हर हफ्ते कुछ नहीं तो 2-2.5-3 1-2-3% का रिटर्न तो बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। 2% का भी मानते हैं तो वीकली 8-7-8% का, मंथली 7-8% का रिटर्न, मैं कहता हूँ 6% भी कमाइए तो आप किसी भी एफडी या बैंक के रिटर्न को बीट कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ आप लोगों के, जाहिर सी बात है कई क्वेश्चंस होंगे, मैसेज कर दीजिएगा और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा सभी के रिप्लाई